एक बात सामने आई कि उनका निलंबन हो गया है। तो जरा बताइए, वैसे तो मैंने इस बात को लेकर के और पुष्टि भी करने की कोशिश की, इस पर एक छोटा सा रिसर्च भी किया, क्योंकि केस स्टडी करना वकीलों का काम होता है, और जो रिसर्च मीडिया को करना चाहिए वो रिसर्च एक वकील को करना पड़ता है। ये भी मीडिया के गिरावट का ही सबूत है। शाह कुमार गुप्ता जी, आप जैसे पत्रकारों का मैं इसीलिए सम्मान भी करता हूं कि आप पत्रकारिता के मानक पर 100% खरा उतरते हैं। और देखिए, आपके पेज पर सारी खबरें हैं, लेकिन इस बारे में खबर अब तक आपने नहीं चलाया है, और आज आप चला भी रहे हैं तो सच्चाई जानने के लिए चला रहे हैं। इसीलिए मैं आप जैसे पत्रकारों का सम्मान करता हूं। वरना आज के डेट में 98% मीडिया की स्थिति यह है कि कोई शिक्षा दीक्षा नहीं प्राप्त करना है, किसी तरह से शोध नहीं करना है, और जो खबर चल रही है बस उसको चलाया जाना है, चलाया जाना है। निलंबन की जो खबर आ रही है ये पूरी तरह से झूठी है। इसलिए नहीं मैं कह रहा हूं कि मेरा रिसर्च का विषय है, बल्कि इसलिए कह रहा हूं कि सोच करके देखिए कि आखिर किस कारण से, क्या तलाक देने से किसी की नौकरी जाने रूल में या बिहार के सर्विस कोड में कुछ ऐसा लिखा हुआ है क्या? कुछ नहीं लिखा हुआ है। तलाक किसी का भी हो सकता है, और तलाक लेना, न्यायालय में तलाक के लिए अर्जी दायर करना, ये कोई क्राइम तो है नहीं कि उसके आधार पर उनका निलंबन हो जाएगा। रही बात, दूसरी बात की जो उन पर आरोप लगे हैं कि उनका किसी के साथ जो है वो, मतलब जो भी एक घृणित आरोप जो कि प्रायः महिलाओं के साथ लगता है, तो समाज का दुर्भाग्य रहा है कि वर्षों से जो महिला तेज हो गई, जिस महिला को बोलते हुए समाज सुन लिया, उसमें उस पर दो में से एक आरोप लग ही जाना है। अगर वो बुढ़िया है तो डायन होने का आरोप, और अगर वो यंग है तो उसको कैरेक्टरलेस होने का आरोप। ये बड़ा लेकिन ही लेकिन घृणित समाज में हम लेकिन लोग। लेकिन देखा ये भी गया, सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुआ, उसमें देखा ये गया कि उनके हस्बैंड जो है वो रंगे हाथ जो है वो एक जो है वो बंद कमरे में उनको जो पकड़ते हैं, और उनके साथ जो उनके ही स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक थे वो भी मौजूद थे वहां। तो इसको लेकर के जो है सबसे ज्यादा विवाद हुआ। बीपीएससी शिक्षिका का जो है वो कोर्ट में मामला चल रहा है, वो ठीक है, लेकिन रंगे हाथ उसके उनके जो हस्बैंड ने पकड़ा, उसके बाद ये विवाद खड़ा हुआ। हाँ देखिए, अच्छा, ये बिल्कुल रंगे हाथ उसी तरह रंगे हाथ है जिस तरह अभी मैं ऑफिस में बैठ करके रंगे हाथ आपसे वीडियो कॉल कर रहा हूँ। ये बिल्कुल हम्म। उसी तरह का रंगे हाथ है। अगर हम्म। मान लीजिए, एक तो सबसे बड़ी बात है कि रूम के भीतर का कोई फोटो वीडियो नहीं आया, रूम के बाहर का फोटो वीडियो आया। और पड़ताल में ये सामने आई बात, या जब कुछ लोगों ने फोन लगाया, तो जो जिनके ऊपर, जिस लड़के के ऊपर, मतलब जो मास्टर साहब के ऊपर आरोप लगा है, उन्होंने कहा मैं वहां था ही नहीं, मुझे फोन करके बुलाया गया। और वो हम्म। आदमी बाइक पर दिख रहा है, बाइक पर खड़ा दिख रहा है, और आंख से आंख डाल करके बात करते हुए, और सारे लोगों के सामने। जो व्यक्ति 40 कैमरा एक साथ फेस कर सकता है, एक पूरा का पूरा पुलिस का एक ऑफिसर, मतलब एक सेक्शन फोर्स को जो है वो फेस कर सकता है, और जो व्यक्ति उस गैदरिंग को फेस कर सकता है, 30-40 लोग, 50 लोगों के गैदरिंग को, वह व्यक्ति करेक्टरलेस नहीं हो सकता है। यहाँ स्थिति ये होती है कि 100 धनवान, इस चीज को जानिए, प्रकृति का नियम है कि 100 पहलवान एक धनवान से डरते हैं। कोई बहुत बड़ा पहलवान है, उसको धन नहीं है, तो क्या करेगा धनवान आदमी, उसको जो है बाउंसर बना लेगा, 100 बाउंसर रख लेगा, धनवान हो जाएगा। तो 100 धनवान, 100 पहलवान एक धनवान से डरते हैं, 100 धनवान एक विद्वान से डरते हैं, और 100 विद्वान एक चरित्रवान से डरते हैं। तो एक चरित्रहीन व्यक्ति कभी करके मीडिया का सामना नहीं करेगा, वो वहां जाकर के बोल्डली बात नहीं करेगा। अगर बोल्डली बात वो कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो वैसे कोई कृत्य में नहीं सम्मिलित थे। दूसरी लेकिन चीज कि लेकिन अगर लेकिन ऐसा उनके था। बेटे, लेकिन चलिए, बीपीएससी शिक्षिका जो थी वो सही है, उनके हस्बैंड सही हैं, लेकिन बच्चे ने भी उनका जो है वो आरोप लगाया है कि बच्चे ने आरोप लगाया है कि मम्मी के एक दोस्त आते थे तो वो साथ में सोते थे, ऐसी ऐसी बातें उसके अपने बेटे ने कहा है। सुंदर, ये सवाल आपका बहुत ही वाजिब है, और इस सवाल का जवाब मुझे लगता है कि मुझे दे ही देना चाहिए था। अब तक कोई पूछा नहीं, इसलिए मैंने कभी दिया नहीं। हम्म। पहली बात तो ये हम्म। कि पहले ये समझिए, इस चीज को समझिए कि वहां हम्म। पर जो आप कह रहे हैं रंगे हाथ, रंगे हाथ रेड हैंडेड पकड़े जाने का मतलब होता है घूस लेते हुए, या फिर नंगे पंगे, मतलब वो इलिसिट सिचुएशंस में। तो वहां पे जब दोनों वस्त्र पूर्वक हैं, वस्त्र पहने हुए हैं, एक बाइक पे खड़ा है और एक सड़क पे खड़ी है, तो उसको रंगे हाथ नहीं कहा जा सकता है।
अगर, मैं फिर भी कह रहा हूं ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन अगर वो लोग रूम में भी बैठ के बातचीत करते हुए पकड़े गए हैं तो इसे अवैध संबंध नहीं कहा जा सकता है। चलिए ये तो हो गई सामाजिक बात। अब इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ हूं, तो हमारे ऑफिस में जो है प्रतिदिन दर्जनों की संख्या में सैकड़ों लोग मिलने आते हैं, और दर्जनों की संख्या में उसमें महिलाएं भी मिलने आती हैं। कई बार महिलाओं की समस्या जो निजी होती है, तो केवल एक महिला और एक मैं रहता हूं, या एक मेरी कोई जो है वो लेडी जूनियर रहती है। तो इसको रंगे हाथों कोई नहीं कह सकता है। बात करना किसी से जो है, किसी किसी चीज पर विमर्श करना, साथ में पढ़ाई करना, ग्रुप डिस्कशन करना, सीटेट की तैयारी करना, नेट की तैयारी करना, या इस तरह की कोई भी बात हो, तो उसको आप अवैध संबंध नहीं कह सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा हुआ भी है, अब चलिए थोड़ा सा, अगर ऐसा भी हुआ है को थोड़ा यहां से स्किप करके और आपके उस सवाल का जवाब देते हैं कि उनके बेटा ने भी कहा है। तो साहब जी आप एक काम करिए, आप मेरे पास आइए एडीजे 1 सर के यहाँ, मैं आपको लेके चलूंगा बहस में। लगभग रोजाना बहस होता है, और रोजाना बहस के बावजूद यहाँ पे आप जो है वो फैमिली कोर्ट में भी चल करके देखिए, तो वहां भी आप देखिएगा। पहली बात तो ये है कि बच्चे को के द्वारा जो कहवाया जा रहा है, एक तो वो कहवाना ही गलत है। जो भी पत्रकार लोग जाके इंटरव्यू ले रहे हैं और उससे सवाल पूछ रहे हैं, पर मेरे हिसाब से जुवेनाइल एक्ट के अनुसार और पोक्सो एक्ट के अनुसार उन पर भी केस होना चाहिए। पोक्सो एक्ट व्याप्ते कहता है कि उसमें जो है वो किसी भी तरह का सेक्सुअल कंटेंट पर बच्चे से सवाल पूछना, वीडियो बनाना या वीडियो दिखाना, दोनों ही जघन्य अपराध है। तो एक तो उससे गलत किया गया कि बच्चे से पूछा ही गया। एक बच्चे से पूछना कि तुम्हारी माँ का किसी के साथ संबंध है कि नहीं, वो किसी से गलत तरीके से बात करती है या नहीं, तो कहवाने वाला बाप और पूछने वाली मीडिया, ये दोनों लोग दोषी हो जाते हैं जुवेनाइल एक्ट और पोक्सो एक्ट के अनुसार। तो ये तो गलत है। दूसरा चीज हुए कुमारी ने कहा कि अगर मुझे भी मौका मिलेगा और मेरे पास भी अगर आप छोड़ दीजिएगा, उसको 10 दिन छोड़ दीजिए, तो वो बच्चा मेरे पक्ष में बयान देने लगेगा। और मैंने पहले भी कहा कि जो एडीजे 1 सर के यहाँ या फिर जो है वो को करके देखिएगा कि बच्चा उसी के पक्ष में बोलता है जिस पेरेंट के साथ वो रहता है। और दूसरी एक सबसे अहम बात यह है, दुर्भाग्य की बात यह है कि चूंकि पुरुष जो है वो ताकतवर होता है, प्रकृति ने उसको ताकतवर बनाया है, इसलिए पुरुष को भी मैं देखता हूं प्रायः क्या होता है कि बच्चे को जबरन पुरुष अपने पास रख लेता है। महिला को ज्यादातर केसेस में मैंने देखा है 90% से ज्यादा, कि जिसमें पति पत्नी में झगड़ा हुआ, पति छोड़ दिया, उसको भगा दिया अपने घर से, और भगाने के बाद क्या करता है कि जबरन अपने बेटा बेटी को अपने पास रख लेता है, और उसके बाद दादी बुआ का पूरा गैंग भिड़ जाता है उस बच्चे का ब्रेन वॉश करने में। और दुर्भाग्य ये है कि चाहे वो त्रेता युग की सीता मैया हो, चाहे वो जो है वो द्वापर युग की द्रौपदी हो, चाहे वो कलयुग की गुंजन कुमारी हो, पूरा समाज, पूरी राज्यसभा, पूरा भीष्म पितामह, और पूरा जो है गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र भी, उनके जब कैरेक्टर असैसिनेशन होता है, जब उनका चरित्र हनन का कोशिश उनकी होती है, तो ये लोग जो है वो हथियार नहीं उठाते हैं, बल्कि ये लोग राज्य के पक्ष में, राजा के पक्ष में हो जाते हैं। एक चीज आपने जो है वो एक कहानी सुनी होगी, जो हम लोगों की दादी नानियां सुनाया करती थी, कि सीता मैया जब गई गया में पिंडदान करने, राम और सीता जब गए वनवास से लौट करके, एक कहानी आती है। तो उस समय पिंडदान के समय में जो है वो श्रवण के पिता का श्राप था। ये कहानी दादी नानियां हम लोगों की सुनाया करती थी कि श्रवण कुमार के पिता का श्राप था कि श्रवण कुमार की जिस तरह से श्रवण जो है वो पुत्र, मतलब जैसे भइल श्रवण शोक वैसे हुई राम वियोग। तो राम जी जो है वो हाय राम करते करते राजा दशरथ की जो है वो मृत्यु हुई थी। जब राम जी जाते हैं पिंडदान करने, तो उनके हाथों से तरण नहीं लिखा हुआ था। जैसे ही वो सामग्री खरीदने गए, पूजन सामग्री, तब तक दशरथ जी का हाथ जो है, जो नदी है वहां पे, उस नदी से प्रकट होता है, जो बालू के नीचे नदी है अब, तो उस नदी से प्रकट होता है और प्रकट होकर के पिंड ले लेते हैं। तो सीता मैया के हाथों ही उनका तरण हो जाता है। जब राम जी आते हैं और आकर के कहते हैं कि पिंड देना है, तो सीता मैया बोली कि पिंड तो राजा दशरथ जी ले चुके हैं।
तो फिर कहा जाता है कि सबूत क्या है, तो फिर पूछा जाता है गाय से, तो गाय नहीं बताती है। फिर पूछा जाता है नदी से, फल्गु नदी नहीं बताती है। फिर पूछा जाता है पंडा से, पंडा भी नहीं बताता है। तो एक एक जो है वो कहावत है कि उसके बाद सीता मैया क्या करती हैं कि तब उसके बाद वट वृक्ष के पास जाती हैं सीता मैया, पूछती है वट वृक्ष आप बताइए कि आपने देखा, तो वट वृक्ष कह देता है कि हाँ देखा। तो सीता मैया आशीर्वाद देती है कि आज त्रेता से लेकर कलयुग तक, आदि काल तक तुम हरे भरे रहोगे, लोगों को छाया और ज्ञान देने का काम करोगे, और बाद में कलयुग में उसी के नीचे जो है भगवान बुद्ध को ज्ञान मिला था। और उन्होंने जो है पंडा को श्राप दिया कि तुम कितना भी धन कमा लो यहाँ भीख ही मांगते रहोगे, और फल्गु नदी को श्राप दिया कि तुम जो है यहाँ पे तुम जो है तुम्हारे ऊपर बालू रहेगी और पानी नीचे, मतलब तुम सूख जाओगी, ज्यादातर जो है वो सूख जाओगी, बालू तुमको ढक लेगा। और यही कारण है कि वहां पे जो नदी है वो नदी जो है वो सूख गई है, और वहां के पंडे जो है वो हमेशा भिक्षाटन ही करते नजर आएंगे आपको। और गया की गौ को भी एक श्राप मिला था कि गाय का दही खाना जो है वो अच्छा नहीं माना जाता है, मतलब ये किंवदंती है। तो कहने का अर्थ ये है कि शुरू से त्रेता युग में भी सीता मैया के साथ कोई नहीं खड़ा था, भगवान राम के साथ लोग खड़े थे। क्या वशिष्ठ मुनि और विश्वामित्र मुनि जैसे ऋषि और रिसर्चर लोग नहीं जानते थे कि सीता मैया पवित्र हैं, अग्नि जैसी पवित्र है, अग्नि परीक्षा दी थी, लेकिन ये क्यों चुप रहे? क्योंकि औरत थी। और तो आप बाद ये में कहना जब चाहते धरती हैं कि माता, महिलाओं को हर बार जो है अग्नि परीक्षा देना पड़ता है? शुरू से हाँ। महिलाओं की इसके साथ स्थिति ये है कि हम्म। अगर उनके पक्ष में पांडव होंगे तो जुआ में हार जाएंगे, और हम्म। उनके विपक्ष में कौरव होंगे तो साड़ी खींचेंगे। हम्म। यानी ढकने का काम जो है वो भगवान अवतार लेके आते हैं कृष्ण बन के, तभी करते हैं, इंसान से नहीं हो पाता है। दूसरी चीज की जो नगरवासी हैं, जहां पर रो रो करके लौ कुश जो है अपनी कथा सुनाते हैं कि हाँ हम वन के वासी नगर जगाने आए हैं, वहां भी देखिएगा किसी का अंत अंत तक सीता मैया के साथ जो है वो सिंपैथी नहीं बनी। लोगों ने रोया भी, लोगों ने जो है वो गाया भी, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि हम लोगों से गलती हो गई है, सीता मैया आप धरती में नहीं समाई। और अंत में जब धरती मैया आती है तो बोलती भी है कि बेटी तुम धरती के अंदर समा जाओ, क्योंकि पृथ्वी पर तुम्हारी कोई सुनने वाला नहीं, और हमारे यहाँ चलोगी तो वहां तुमसे कोई चरित्र का प्रमाण नहीं मांगेगा। तो जब सीता मैया का चरित्र हनन हो गया, तो वो चाहे गुंजन कुमारी हो, चाहे हजारों पीड़िताएं जो तलाक पीड़िता हैं, परित्यक्ता हैं, जिनके पति ने उनको छोड़ दिया है, उन सबकी स्थिति यही है। रह गई बात बेटा के बोलने की, बयान देने की, तो बेटा जो है वो अभी नाबालिग है ना, उसको तो जो सिखाइएगा वो बोलेगा। आप किसी छोटे बच्चे को क्या करिए कि चॉकलेट दे दीजिए और 4 चॉकलेट लगातार खिलाइए, और एक तरफ उसका के अपने पिताजी उसका दांत खराब हो रहा है इसलिए वो 2-2 थप्पड़ मारते हैं। तो प्राय देखिएगा ऐसा चाचा जो चॉकलेट दे रहा है वो चाचा को ज्यादा प्यार करने लगता है, पिता को कम करने लगता है। और इसीलिए चाचा शब्द जो है वो दुलार प्यार और बच्चों के लिए जो है वो ज्यादा यूज होता है, लेकिन चाचा और लेकिन मामा। और पिता का जो है वो हम लोग अक्सर ऐसा न्यूज देखते हैं, ऐसी चीजें देखते हैं कि हर राज्य में कहीं ना कहीं से एक दो खबरें जो है वो हर महीने मुझे लगता है कि ऐसी आती ही है कि जो है वो अपना हस्बैंड जो है वो पत्नी को पढ़ाता है, पत्नी अच्छे पोस्ट पे या कोई नौकरी कर लेती है तो उसके साथ जो है किसी ना किसी के साथ अफेयर हो जाता है। आपने यूपी में भी देखा होगा, यूपी से सबसे ज्यादा खबरें आती है। तो ऐसा हरदम देखने को मिलता है, ऐसा होता क्यों है? इसके पीछे का जो है रीजन क्या है? देखिए, पहली बात तो ये है हम्म। कि पहले तो उस सवाल आपने पूछा उसका मैंने जवाब दिया कि नहीं, कि निलंबन नहीं हुआ है, क्योंकि निलंबन हम्म। का कोई आधार ही नहीं। हम्म। तलाक करना कोई जो है वो गैर कानूनी है नहीं। और रह गई बात अवैध संबंध की, तो एक तो हम्म। बना नहीं है, उसका प्रमाण नहीं है, और अगर प्रमाण मिल भी जाता है तो हम्म। अब जो है वो किसी के साथ जो है वो शारीरिक संबंध बनाना डिक्रिमिनलाइज्ड हो गया है, डिक्रिमिनलाइज्ड हो गया है। एडल्ट्री अब इस देश में जो है अपराध नहीं रहा है, ठीक है। अच्छा। हाँ, एडल्ट्री अब कोई अपराध नहीं है, उस अपराध के आधार पर उस पर एफआईआर नहीं होगा, उस पर विभागीय कार्रवाई नहीं होगी। हाँ, एक चीज है कि वो तलाक का आधार हो सकता है। तो अगर ये महोदय जो है अमन कुमार जी, जो पति देव हैं, अगर वो कह रहे हैं कि हमने अपनी पत्नी को गलत करते देखा, तो फिर बात तो वही समझ में आ जाती है कि आप जाकर के तलाक में साइन करिए, कंसेंट दीजिए। आप तो खुद ही दे रहे हैं ना तलाक का आधार। देखिए, एक औरत के साथ कितनी नाइंसाफी हो रही है कि उस औरत ने अपने नंदोसी देवर और पति के साथ एक डांस किया है किसी शादी में, जो इस बात का प्रमाण है शी वॉज डिस्चार्जिंग हर मैरिटल ड्यूटी वेरी केयरफुली।
वो अपने वैवाहिक कर्तव्यों का निर्वहन पूर्णतः जो है वो एकदम ढंग से कर रही थी, ये उसका प्रमाण है। उसको ये लोग जो है अब डाल रहे हैं कि इसी के आधार पर इनसे जो है वो इनका सस्पेंशन हो जाए, जबकि वो होना कुछ नहीं है। उसका जब अगर उसकी जांच होगी वीडियो की तो पाया जाएगा कि नौकरी के पहले का डांस है, और नौकरी के बाद भी अगर कोई निजी जीवन में डांस करता है व्यक्ति तो वो अपराध नहीं है। हाँ, निजी वीडियो को सोशल मीडिया पर डालना आईटी एक्ट के अनुसार अपराध है। तो अगर गुंजन कुमारी पति पर अपने केस करना चाहे तो सिर्फ वीडियो डालने, मीडिया में डिफेमेटरी बयान देने, मीडिया में उनके मानव अधिकारों का हनन और उनकी मानहानि करने के जुर्म में उन पर केस हो सकता है। और उन्होंने खुद, अमन कुमार ने खुद कई सारे वीडियोज में बोला है कि वो हमको कह रही है कि गाली दी है, तो हम गाली ऐसा ही थोड़े दिए हैं, हमारे बेटा से नहीं बात करने दी है तब दिए हैं। तो अगर कोई औरत अपने बेटे को उसके पिता से बात नहीं करने दे तो उसके लिए आप फैमिली कोर्ट जाइएगा, कस्टडी और गार्डियनशिप फाइल करिएगा, ना कि उसको गाली दीजिएगा। गाली देना एक औरत को वैवाहिक डिस्प्यूट के कारण, मैरिटल डिस्प्यूट के कारण, ये बीएनएस 85 के तहत एक क्राइम है। समझिए इस चीज को, ये बीएनएस 85 के तहत एक क्राइम है। तो एक तो अवैध संबंध बना नहीं, कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिश्ता नहीं है। प्राय सामान्यतः देखा जाता है हस्बैंड कुरूप हो या बूढ़ा हो और पत्नी जवान हो या खूबसूरत हो, तो ये लोग शक करते हैं, उसी तरह शक के आधार पर आरोप है। और अगर खुदा न खास्ते, जो है नहीं, लेकिन अगर मान लिया जाए कि अगर अवैध संबंध है भी, तो अब यह डिक्रिमिनलाइज्ड हो गया, यह कोई अपराध नहीं है, यह सिर्फ तलाक का आधार है। अगर ऐसा अमन कुमार ने देखा है तो बयाप्ते जो है वो जाएं, अगली तारीख पर जाकर के तलाक ले लें। पत्नी फाइल की, उससे अच्छा है कि वो खुद तलाक ले ले। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरा जो आपने सवाल पूछा कि आजकल कई सारे स्टेट्स से ये खबर आ रही है, तो इसके पीछे साहब गुप्ता जी जानिए कारण क्या है। तो इसके पीछे कारण ये है कि पहली बात तो ये है कि औरतों पर शुरू से बहुत ज्यादा जुर्म होता है, आया है। अब इसका प्रमाण क्या है? तो प्रमाण यह है कि आज भी आप अल्ट्रासाउंड के सेंटर्स में कभी जाके 10 मिनट बैठिएगा, ऐसे ही आप जो है टेक्नीशियन के बगल में उनसे बातचीत करते हुए बिना कैमरा के ऐसे ही जाके बैठ जाइएगा। आप देखिएगा जैसे ही रूटीन चेकअप के लिए कोई माँ पहुंचती है गर्भ में, तो तुरंत उसकी सास पहुंचेगी, तुरंत उसका कोई देवर पहुंचेगा, उसका जो है नंदोशी पहुंचेगा, यानी वैसा रिश्ता जो उसका पेट देख सकता है। भसुर ससुर प्राय भीतर नहीं जाता है लोग। तो वो जैसे ही जाएगा तो लोग क्या कहेगा, लोग सासू क्या माँ क्या कहेंगी, तो डॉक्टर साहब देख के बताइए ना बेटा है कि बेटी हो। तो एक तो इच्छा रहती है। और इन अल्ट्रासाउंड सेंटर्स पे लिंग परीक्षण किया जाता है उन जगहों पर, या जहां पे कन्या भ्रूण हत्या की जाती है वहां पर जाकर के आप देखिए तो एक भी लड़का की भ्रूण हत्या होती है क्या? अगर बेटा 8वीं या 9वीं आएगा तो उसकी भ्रूण हत्या नहीं होती है, और बेटी 1 हो गई है तो दूसरी की कन्या भ्रूण हत्या हो जाती है। आज समाज में जो आप एक बेटा और एक बेटी वाले की बड़ी फेरिस्त देख रहे हैं, ये कोई प्रकृति का चमत्कार नहीं है या उनका स्पेशल भाग्य नहीं है। उसमें 90% लोग ऐसे होते हैं जो एक बेटी हो गई, उसके बाद कन्या भ्रूण हत्या कराते 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 जब बेटा आया तो फिर वो लोग रुक गए। तो इसके कारण एक बेटी और एक बेटा है, या एक बेटा तब बाद में बेटी है। तो ये जो सिस्टम है, अगर जिस दिन बाल भ्रूण हत्या होने लगेगा, मैं मान जाऊंगा कि औरतों पे अत्याचार बंद हो गया। जिस दिन 4 लड़कियां मिलकर के एक लड़के का रेप करके उसके प्राइवेट पार्ट में रॉड डाल देंगी, मैं मान जाऊंगा कि लड़कियों पे अत्याचार होना जो है बंद हो गया और पुरुषों पे अत्याचार हो रहा है। जिस दिन कोई भी लड़का अगर जो है वो ट्रेन में या बस में जा रहा होगा और ट्रेन के सामने वाली सीट पर बैठी हुई लड़की उसको उतना घूरे कि उसको बटन बंद करना पड़े, गमछा ओढ़ना पड़े, उठ के सीट बदलना पड़े, जिस दिन कोई लड़का ट्रेन में बैठेगा और 4-5 लड़कियां मिलकर के ऐसे ढंग से केहूनी से टच करेंगी, फिजिकल हरासमेंट करेंगे कि उसको मजबूरी में वो सीट चेंज कर देना होगा, मैं मान जाऊंगा कि लड़कों पर भी अत्याचार होता है। तो एक तो शुरू से आंकड़े भी मुझे लगता है आज के डेट में भी जो है वो लड़कियां कहाँ किसी से कम है। आजकल तो ट्रंप में पैक कर दे रही है, हनीमून पे जा रही है तो वहां मार के फेंकवा दे रही है अपने पे, तो लड़कियां कहाँ कम है आज के डेट में। उस सवाल का मैं जवाब दे रहा हूं। देखिए ये होता क्या, परसेंटेज, एक्सेप्शंस आर नेवर रूल्स। एक्सेप्शन को आप रूल नहीं मान सकते। और आंकड़ों पर हम लोग बात करें तो आंकड़े बताते हैं कि हर दूसरा पति अपने पत्नी पर थप्पड़ चलाता है, हर दूसरा पति अपने पत्नी पर थप्पड़ चलाता है। और दहेज हत्या से लेकर के, और जो है वो आग लगा के मारने से लेकर के, रेप विथ मर्डर से लेकर के, और हर तरह से देखिएगा तो बड़ी संख्या में जो है आपको औरतों की
या लड़कियों की हत्या ही देखी गई है। मैंने कभी नहीं देखा किसी नीट छात्र की बलात्कार करके उसकी हत्या हो जाए, लेकिन नीट छात्रा की बलात्कार और हत्या की खबरें आती हैं। तो एक तो बड़ी संख्या में औरतों के साथ ये अपराध होता है, और रही बात की एक्सेप्शनली कोई औरत ऐसी हो जाती है जो पुरुषों की भी हत्या करती है, तो उसमें भी आप देखिएगा औरत अकेले नहीं करती है, किसी न किसी पुरुष का सह होता है। औरतें कोमल हृदय की होती हैं, प्रायः पुरुष के सह से ही, यानी उसका कोई ना कोई बॉयफ्रेंड होता है जो नीला ड्रम में पैक करने में उसके साथ साथ देता है। और वैसी भी अभागी जो है वो लड़कियां, वैसी भी जो है वो अपराधी लड़कियां बहुत कम, मतलब 10 लाख में एक जन्म लेती है, लेकिन 10 लाख में 5 लाख ऐसे पुरुष जन्म लेते हैं जो बाहर से जितना फ्रस्ट्रेशन लेके आते हैं अपने पत्नियों पर थप्पड़ मार करके जो है वो निकालते हैं। तो एक बड़ी संख्या में जो है वो औरतों पर अत्याचार हुआ। वो कह रहा है कि जब औरत शिक्षित हो जा रही है और वो अपने अधिकारों को जान ले रही है, तो जाहिर सी बात है शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ये बात डॉक्टर अंबेडकर साहब बोले थे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बोले थे। तो अब क्या हो रहा है इसी स्थिति में कि और लड़कियां जो है वो शिक्षित होकर के पहुंच रही हैं, अपने मतलब काम कर रही हैं। और पति लोग पहले की तरह सोचेगा कि गुटखा खा कर आकर के जो है मुंह पर बात करते हुए भचर भचर गुटखा का कुटकी थूक में फेंकना, खैनी जो है वो सोचेगा लोग उसके नाक पर झाड़ना, दारू पी के सोचेगा लोग देह पर बुकर देना, या थोड़ा सा ज्यादा शराब पी के थप्पड़ चलाना, तो वो नहीं सहती है। अब नहीं सहती है तो वो चली गई नैहर मायके या हो गई अलग। अब उसके सामने एक पहाड़ होता है कि भाई अब हम करेंगे तो क्या करेंगे। अगर किसी पुरुष की पत्नी उसको छोड़ के भाग दे तो उसके पास अपना घर होता है, उसके पिता का घर होता है, उसकी माँ उसके साथ होती है, उसकी बुआ, उसकी बहन, उसके चाचा चाची, सभी लोग साथ, पूरा कुल खानदान साथ होता है, उसका खेत बाड़ी सब कुछ साथ होता है। लेकिन जैसे ही एक लड़की को निकाला जाता है परिवार से, उसका पति उसको छोड़ता है, तो वो बेचारा जो है वो बेचारी जो है वो जाती है अपने मायके, और वहां पे जो उसकी भौजाई बैठी होती है वो तुरंत कहती है कि हमारे घर नहीं, अपने घर जाइए। या थोड़ा भी कुछ हुआ अगर नोक हो गया तो कहेगी कि अपने पति की नहीं हुई तो हमारा क्या होगी। तो इस तरह से जब उसको टॉर्चर किया जाता है तो वो बेचारी सोचती है कि पढ़ लिख के हम कुछ बन जाते हैं ताकि मेरा अपना घर भी हो। अब ऐसे में वो पढ़ ली लिख ली, सब कुछ बन गई। तो जब कोई पढ़ के कुछ बन जाता है, आप सोचिए कि मैं क्यों अमीरों के खिलाफ रहता हूं, इस चीज को सोचिए। अब कोई कहे कि भाई आप वकील हो गए तो अमीरों के खिलाफ नहीं, अमीर लोग पहले मुझे सताते थे, बाद में मैं वकील बना, मेरे कलम में उतनी शक्ति मिली, सरस्वती ने जुबान में कंठ में उतनी ताकत डाली, उतने कलम में शक्ति मिली कि मैं किसी के गलत के खिलाफ लिख सकता हूं, बोल सकता हूं, मुकदमा लड़ सकता हूं। अब मैं अमीरों के विरुद्ध जो है वो हो गया। अब कोई कहे कि आप वकील बन के अमीरों के विरुद्ध, नहीं, वकील बनने के पहले मैं इंतजार कर रहा था कि मैं पहले कुछ पढ़ के बन तो जाऊं, तब इन लोगों का इलाज करूंगा। और यही कारण है कि अगर 2 केस आता है, एक अमीर का और एक गरीब का, तो मैं गरीब का लेके अमीर का इलाज करता हूं, जो कानूनी ढंग से इलाज होता है। तो सिमिलरली एक लड़की अगर वो उसी समय जब उसका पहली बार पति आके दारू से मारा, दारू पी के मारा, और उसी समय छोड़ देगी, तो आप या कानून या फैमिली कोर्ट के प्रिंसिपल जज साहब, आप लोग क्या कहिएगा कि सर कि लड़की एक थप्पड़ पर भाग गई, थोड़ा एडजस्ट करना चाहिए था। और जब कुछ दिन एडजस्ट कर जाएगी तब आप क्या कहिएगा, और तब अगर वो छोड़ेगी तो आप कहिएगा कि पति के मरद के छोड़ लेनो रली, आज भीख मांगत तारी, कहिएगा। सब लोग कहेंगे कि आज कहीं के नहीं खी, आज फाटल कपड़ा पहन तारी, सब करत तारी। और जब वो लड़की पढ़ लिख करके कुछ बन के छोड़े तो आप कहिएगा पहले क्यों नहीं छोड़ी, अब क्यों छोड़ी। तो ये सारे सवाल जो है वो औरतों से ही क्यों होते हैं, मेरा ये पूछना है। आप जरा सोचिए कि मैं अपने घर में, जैसे ही आपका ये इंटरव्यू समाप्त होगा, ऑफिस से निकल के जाऊंगा घर में और ये शर्ट खोल दूंगा, हाफ पैंट और गंजी पे रहूंगा, और अगर कोई गेस्ट आएगा, कॉल बेल आएगा, आप ही हमको लगता है कि पहली बार जब कॉल बेल बजाए होंगे तो मैं गंजी और पैंट में निकला था। लेकिन यही काम एक औरत कर ले तो पूरा संस्कार, मतलब लगता है कि खानदान का सारा इज्जत उसके जो है वो पैरों में, घुटने में और जांग में ही है, कि दिख क्यों गया। तो भाई ये जो दोहरापन समाज ने शुरू से बनाया कि हम जो है वो गंजी पर भी जाकर के जिम में बॉडी दिखा सकते हैं, हम नदी में जाएंगे, हरिद्वार स्नान करने जाएंगे तो सिर्फ एक कच्छा पहन के जो है नदी में कूद जाएंगे, लेकिन और लड़की को उस समय भी जो है वो ध्यान दे करके पूरे वस्त्रों में जो है वो कूदना होगा। तो ये जो समाज ने ऐसा किया, डबल स्टैंडर्ड बनाया,
उस डबल स्टैंडर्ड को नहीं सहते हुए अगर कोई लड़की पढ़ लिख करके कुछ बन जाती है तो खबरें आती हैं कि देखिए इतना दिन से कुछ नहीं, आप पति ने पढ़ा के बनाया, और पति ने पढ़ा के बनाया तो छोड़ दिया। अगर कोई किसी को पढ़ा सकता है, साहब जी एक बात बताइए, तो हम खुद ही अपनी पत्नी को IAS अफसर बना, एक मिनट अगर बस 1 मिनट है आपके पास, 1 मिनट में आपको बात खत्म करना होगा। 1 मिनट में जो है वो लाइव हमारी जो है रुक जाएगी। मैं चाहता हूँ कि जल्दी से खत्म कीजिए। बोलिए साहब जी, आप एक बात बताइए कि अगर जो है आपकी गर्लफ्रेंड या पत्नी को आप पढ़ा के कुछ बना सकते, तो आप पत्रकार हैं, आप IAS अफसर बना देते और बाद में जो है सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की सचिव हो जाती, बहुत काम आता। हम भी अपनी पत्नी को जो है वो जज बना देते, अपने से जाते कोर्ट में और बेल लेके आ जाते। तो ये कहने का मतलब कोई किसी को बनाता नहीं है, बनने के लिए पढ़ना पड़ता है, लालटेन में आंख जलाना पड़ता है, LED बल्ब में आंख टिकाना पड़ता है, किताबों में आंख गड़ाना पड़ता है, मन बढ़ुई को कंट्रोल करके एक जगह बैठना पड़ता है, और तब जाकर के किताब की साधना और सरस्वती की साधना से कोई व्यक्ति जो है कोई कंपटीशन निकालता है और कुछ बनता है। अगर ऐसा कुछ होता कि किसी के बनाने से कुछ होता, तो एक बाप अपने बेटे को, सारे बेटों को IAS बनाता, तो पता चलता है कि बेटे को बाप को 5 बेटा, एक IAS बन गया, एक DSP बन गया, एक सिपाही बन गया, एक चपरासी बन गया, एक रिक्शा वाला बन गया, या एक चोर बन गया। तो बाप जब नहीं बना सकता है, पति कहां से बना सकता? अगर बना सकता तो खुद बन जाता। अगर वो बना सकते तो शिक्षिका है ही पत्नी, आप बन जाइए जिला शिक्षा पदाधिकारी, उसका जो है क्लास लगाते रहिएगा। तो ऐसा कुछ नहीं, किसी के बनाने से बन की, तो जिस तरह से पत्नी को कोई आदमी सपोर्ट करता है, उसको खिलाता है पिलाता है कमा करके, उसी तरह पत्नी भी कमाने लायक पति को बनाती है। एक नौकरानी रख के देखिएगा, खाना बनाने से लेकर के मच्छरदानी लगाने तक, घर द्वार साफ करने तक। सर फिर बात करेंगे, टाइम खत्म हो रहा है। जो भी दर्शक देख रहे हैं उनका मैं जो है वो बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, आपने देखा। फिर हम लोग लंबी बातचीत करेंगे।